नमस्कार, जय हिंद। डेली करंट अफेयर्स के इस सीरीज में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 18 फरवरी 2025 से संबंधित प्रश्नों को आप देखेंगे, जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा और हमेशा की तरह तमाम जानकारी यहाँ पर मैं आपको विस्तृत तौर पर देने वाला हूँ। तो पूरे वीडियो को आप सभी लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। अच्छा, बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रिपरेशन में आप अगर लगे हैं तो करेंट अफेयर्स के लिए आप इस चैनल को, इस सीरीज को एक्चुअली में रेगुलर वे में फॉलो कर सकते हैं। यहाँ से आपकी तैयारी बेहतर होगी, आपको दोबारा किसी भी सोर्स पर भटकने की या फिर आश्रित रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। सेशन की शुरुआत करते हैं। दरअसल पिछले वीडियो में हमने एक प्रश्न आपसे पूछा था, सबसे पहले उस प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न था कि निम्नलिखित में से किस बिहारी को हाल ही में नवंबर 2024 में एक्चुअली में मध्य प्रदेश पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। देखिए, नवंबर 2024 में इसको लेकर हमने विस्तृत तौर पर आपको जानकारी दिया था और इसका जो राइट आंसर यह है विकल्प नंबर ए, यानी कि पंकज त्रिपाठी, जो कि बिहार के गोपालगंज के रहने वाले हैं। ठीक है, आई होप आप सभी लोग आंसर किए होंगे। हम चलते हैं आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 11 फरवरी 2025 को संसद में 6 नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है। बताएं कि इसमें बिहार की कौन सी भाषा शामिल है। जो संसद में अनुवाद यानी कि ट्रांसलेशन सेवाएं होती है, उसको लेकर 6 नई भाषाओं की घोषणा की गई है। अब यहाँ पर हमने पूछा है कि इन 6 भाषाओं में से बिहार की कौन सी भाषा इसमें शामिल है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर है बिहार की मैथिली इसमें शामिल है। अतः विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हम यहाँ पर इस प्रश्न के एक्सप्लेनेशन की बात करें, वो तमाम चीज़ें हमने इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है आपके समक्ष रखा है। पहला पॉइंट है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा 11 फरवरी 2025 को संसद में 6 नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की गई। अब इन 6 भाषाओं में अगर हम देखें तो इनमें बिहार की मैथिली एक तो है, और मैथिली के अतिरिक्त यानी कि मैथिली सहित बोडो, डोंगरी, मणिपुरी, उर्दू और संस्कृत इसमें शामिल करने को लेकर घोषणा की गई है। इसके साथ ही अब संसद में कुल 16 भाषाओं में अनुवाद सेवा उपलब्ध हो जाएगा। हालांकि अगर हम इसके लक्ष्य की बात करें तो 22 आधिकारिक भाषाओं को इसमें शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है, यानी कि जो अनुवाद सेवाएं होती है उसको बढ़ाकर 22 भाषाओं में किए जाने की मतलब लक्ष्य निर्धारित। आगे कुछ और पॉइंट को लेकर हम चर्चा करें, चूंकि मैथिली को लेकर बात हुई है। दरअसल 8वीं अनुसूची के बारे में आपने सुना होगा कि इसमें 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया गया है। इसी को लेकर यहाँ पर मैथिली के संदर्भ में एक पॉइंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके बिहार के संदर्भ में। इसे देखिएगा, ये पॉइंट है कि अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में वर्ष 2003 में जब 92वां संविधान संशोधन हुआ था, तो इस 92वें संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि हालांकि 2004 से प्रभावी हुआ था, इसके द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। इनमें बिहार की एक भाषा शामिल है मैथिली, जो कि 2003 में 92वां संविधान संशोधन हुआ। हालांकि ये लागू हुआ था या प्रभावी हुआ था 2004 से, और तत्कालीन प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। इन्हीं के कार्यकाल में इससे मैथिली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। आई होप ये पॉइंट आपको पहले से मालूम होगा। हालांकि कई बार तो हमने चर्चा किया है आपके साथ, यहाँ पर मैथिली की चर्चा हुई थी, इस वजह से यहाँ पर ये पॉइंट आपके बीच हमने रखा है। अच्छा, मैथिली से एक चीज में रिलेट यहाँ पर करो, मिथिला मखाना। आपको हमने पहले बोला था कि मखाना को एक्चुअली जो बिहार से संबंधित है, इसे बिहार मखाना के रूप में खास करके जीआई टैग दिया जाना था, लेकिन बाद में इसे संशोधित करते हुए मिथिला मखाना के नाम से जीआई टैग दिया गया। हालांकि कृषि उत्पादों में यह 5वां उत्पाद है जिसे जीआई टैग मिला है। 6ठा उत्पाद है, आपको ध्यान रखना है, पश्चिमी चंपारण का चनपटिया प्रखंड का जो मरचा चावल है वो है। तो अब तक 6 मतलब कृषि से संबंधित उत्पादों को जीआई टैग मिला है। अच्छा, बिहार के कई सारे उत्पाद, तकरीबन 5 से 6 उत्पादों को जीआई टैग दिलाने की मतलब बातें अभी चल रही है। जब ये पूर्ण रूप से मिल जाएगा तो उसकी जानकारी इसी सीरीज में हम आगे आपको अवश्य देंगे। फिलहाल बातें चल रही है तो वो चीजें आगे हम लोग देखेंगे। तो अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न है कि बिहार के कौन बॉलीवुड अभिनेता हाल ही में ऑडियो स्टोरी टेलिंग कंपनी वेलवेट के सह संस्थापक बने हैं।
एक प्लेटफॉर्म है, खास करके ऑडियो मतलब ये प्रोवाइड करती है, जो कहानियों का एक प्रकार से संग्रह होता है। इस कंपनी का नाम है वेलवेट। इसके सह संस्थापक अभी बने हैं पंकज त्रिपाठी, जो कि बिहार के गोपालगंज के रहने वाले हैं, बॉलीवुड अभिनेता हैं। ये तमाम बातें आप लोगों को मालूम होगी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट का जिक्र यहाँ पर हमने किया है। आइए एक एक करके सभी को देख लेते हैं, क्योंकि यही सारे पॉइंट से आपके एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना रहती है। तो सबसे पहला पॉइंट वही है कि बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी हाल ही में स्टोरी यानी कि ऑडियो स्टोरी टेलिंग कंपनी वेलवेट के सह संस्थापक बने हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो इसके सह संस्थापक में पंकज त्रिपाठी तो अभी रिसेंटली शामिल हुए। इसके अतिरिक्त विकास कुमार, अक्षत सक्सेना, वरद भटनागर और शरीफ खान शामिल है सह संस्थापक की अगर बात करें। विशेष रूप से ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये आपको ध्यान रखना है इस कंपनी का नाम क्या है जिसके सह संस्थापक अभी हाल ही में बने हैं पंकज त्रिपाठी। इन्हें आप यहाँ पर तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। देखिए वेलवेट की बात करें तो जैसा कि अभी हम आपको बतला रहे थे, एक सिनेमाई यानी कि जो खास करके ऑडियो स्टोरी टेलिंग कंपनी, खास करके मूवी वगैरह का यहाँ पर ऑडियो या फिर अन्य मतलब विशेष कैटेगरी के ऑडियो को जो खास करके आप यहाँ पर सुन पाएंगे। जिस प्रकार से अगर इसका उदाहरण दे कुकू एफएम वगैरह होती है, उसी प्रकार का ये मिलता जुलता है, ये आपसे जानते हैं। और इसे लॉन्च किया गया था पिछले साल ही अक्टूबर 2024 में। ये यहाँ पर ध्यान रखिए। वर्तमान समय में मुख्य रूप से यहाँ पर जो कंटेंट उपलब्ध है ये हिंदी में है, लेकिन भविष्य में अंग्रेजी और अन्य भारतीय भाषाओं में भी इसका विस्तार होगा। हालांकि ये सारे पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बशर्ते यहाँ पर हमने ये इसलिए रखा है क्योंकि आप इसकी जो खास करके फीचर वगैरह है आप इसे समझ पाएं ये आखिर है क्या। तो इन सारे बातों के माध्यम से आप ध्यान रख पाएंगे कि वेलवेट आखिर है क्या। अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं पंकज त्रिपाठी के बारे में। कुछ विशेष जानकारी इनके बारे में यहाँ से आपको ध्यान रखना है, जो हाल ही के दिनों में प्रश्न बने हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट यह है कि पंकज त्रिपाठी जो कि गोपालगंज बिहार के मूल निवासी हैं। पंकज त्रिपाठी को आप यहाँ पर इस तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। आइए एक एक करके और जो पॉइंट आपके समक्ष हमने रखा है उसे देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर मिस टाइपिंग है, यहाँ पर इस नहीं होगा बल्कि होगा हाल ही में 22 नवंबर 2024 से 5 दिसंबर 2024 तक आयोजित अरुणाचल रंग महोत्सव में पंकज त्रिपाठी को महोत्सव राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था। आप लोग इसे सुधार कर लीजिएगा। ये रिसेंटली 22 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर 2024 तक, ये पिछले साल की बात हो रही है। तो अरुणाचल रंग महोत्सव के महोत्सव राजदूत के रूप में पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया गया था। इसके अतिरिक्त एक जानकारी हमने ये भी आपको हाल ही में दिया है कि पंकज त्रिपाठी को मध्य प्रदेश पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया गया है। अच्छा, एक बात और, पंकज त्रिपाठी वर्ष 2020 में बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। उसके बाद अगर हम बात करें, बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर बने थे मनोज तिवारी, जहां से आपके बीपीएससी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। हालांकि वर्तमान समय में अगर बिहार खादी और हैंडीक्राफ्ट के ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो यह है मैथिली ठाकुर। तो इतनी सारी बातें फिलहाल यहाँ से आप लोगों को ध्यान रखना है। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है, जिस वजह से ये अभी न्यूज में है। अब आगे हमने पूछा है कि बताएं कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यानी कि किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर है विकल्प नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 356 के तहत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपके बीच है। जैसे पहला पॉइंट है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता या फिर मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद हाल ही में यानी कि फरवरी 2025 में गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया है। चूंकि यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे, मौजूदा मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, जो कि भाजपा से संबंधित थे, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था, जिसके पश्चात 3 से 4 दिन बाद यहाँ पर गृह मंत्रालय की अधिसूचना के बाद राष्ट्रपति शासन लागू किया गया मणिपुर में। अब कुछ और बातें यहाँ पर इनसे संबंधित है, जैसे कि यह 11वीं बार है जब मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। अच्छा, एक जानकारी आपको मालूम होगा, मणिपुर में लंबे समय से जो खास करके समुदायों के बीच संघर्ष जारी है, उसको लेकर एक पॉइंट यहाँ पर हमने रखा है कि मैतेई और कुकी जो कि दोनों मणिपुर की प्रमुख समुदाय है और मई 2023 से ही इन समुदाय के बीच जातीय संघर्ष जारी है और मामला बहुत मतलब गंभीर है। पिछले 1-2 वर्षों से, 1-2 नहीं बल्कि 2 वर्षों से अगर हम बोले तो यहाँ पर मामला बहुत गंभीर है। कहीं ना कहीं ये सभी इसका परिणाम है, जिसके बाद ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रहा है, ये समझिएगा। और यह भी आपसे पूछा जा सकता है, दरअसल मैतेई जो है या फिर कुकी जो, ये कहाँ की प्रमुख समुदाय है, तो आपको ध्यान रखना है ये मणिपुर से संबंधित है।
अब यहाँ पर इनसे संबंधित एक पॉइंट ये है, खास करके अगर हम राष्ट्रपति शासन की बात करें तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 356 यानी कि आर्टिकल 356 केंद्र की संघीय सरकार को राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता या फिर संविधान के स्पष्ट उल्लंघन की दशा में उस राज्य का राज्यपाल सरकार को बर्खास्त कर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार देता है। तो ये सारी बातों का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 356 में किया गया है। यही एक्चुअली हमने एक प्रश्न में यहाँ पर आपसे पूछा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सारी बातें खबरों में है तो बिहार से रिलेटेड भी चीजें आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आइए यहाँ पर एक नज़र बिहार में राष्ट्रपति शासन पर डालते हैं। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि बिहार में अब तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। ये यहाँ पर हमने लिख दिया, वही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो कुल मिला के 8 बार है जब बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। एक पॉइंट ये अराइज होता है कि सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कहाँ पर लागू हुआ था, तो पंजाब में पहली बार। अगर किसी भारतीय राज्य की बात करें तो ये पंजाब में लागू हुआ था, ये यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है ये 6 माह के लिए लागू होता है या फिर लगाया जाता है। लेकिन एक बात यहाँ पर यह भी समझना है कि 6 माह बढ़ाकर से अधिकतम 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष का होता है, लेकिन 6 माह इसे बढ़ाया जाता है। एक बार में 6 माह तक के लिए मैक्सिमम लगाया जा सकता है। तो ये सारी बातें राष्ट्रपति शासन से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट है और विशेष रूप से बिहार के संदर्भ में ध्यान रखेंगे। 8 बार राष्ट्रपति शासन बिहार में लगा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनकी मेजबानी में हाल ही में बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो राइट आंसर है विकल्प नंबर यहाँ पर सी, यानी कि गुजरात की मेजबानी में। अब आपको बता दूं कि बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के युवाओं में क्षेत्रीय सहयोग की भावना को बढ़ावा देने की पहल के रूप में गांधीनगर, जो कि गुजरात की राजधानी, यहाँ पर 7 से लेकर 11 फरवरी 2025 तक बिम्स्टेक, जो कि बहु क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल, इसका जो पूरा रूप होता है, जो फुल फॉर्म होता है हिंदी में ये होता है। तो बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया कहाँ पर, तो 7 से लेकर 11 फरवरी 2025 तक गुजरात में कहाँ पर, तो गांधीनगर में, जो गुजरात की राजधानी है एक्चुअली। अब यहाँ पर अगला पॉइंट है कि इस सम्मेलन का उद्देश्य, यहाँ पर उद्देश्य नहीं बल्कि उद्घाटन होगा, आप लोग सुधार कर लेंगे। इस सम्मेलन का उद्घाटन 8 फरवरी 2025 को भारत के युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल व अन्य के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था 8 फरवरी 2025 को। और ये जो सम्मेलन आयोजित हुआ है युवा शिखर सम्मेलन, खास करके बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन की बात हो रही है, तो इस वर्ष 2025 में इसका जो विषय था या फिर थीम था वो बिम्स्टेक के भीतर आदान प्रदान के लिए युवा एक सेतु के रूप में, ये 2025 का यह निर्धारित थीम है। ये यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम आगे चलते हैं, चूंकि यहाँ पर बिम्स्टेक की बात हुई है तो बिम्स्टेक से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है वो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। इसका जो सबसे पहला जो पूरा नाम होता है वो देखते हैं। तो बिम्स्टेक का जो फुल फॉर्म होता है, द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि एशिया क्षेत्र में यह एक बहुपक्षीय संगठन है। स्थापना हुई थी जून 1997 में। दरअसल 6 जून 1997 को इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में इसके 7 सदस्य देश हैं। सदस्य देशों में भूटान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड है। हालांकि बिम्स्टेक के बारे में और भी कई सारी जानकारी यहाँ पर आप डिटेल में देख रहे हैं। इसकी जो अगर हेडक्वार्टर की बात करें यानी मुख्यालय जो है ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। इसके उद्देश्य, सदस्य देश, स्थापना वगैरह के बारे में डिटेल में यहाँ पर जानकारी लिखी गई है। एक तो बिम्स्टेक है, इसके अतिरिक्त इसी प्रकार से आप सार्क के बारे में ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ ब्रिक्स जो अभी हाल ही में बहुत खबरों में है, इसको लेकर आप ध्यान रखेंगे। इसमें कई सारे नए देश, सदस्य देश इसमें मतलब जुड़े हैं। एक्चुअली इसमें अब सदस्य देशों की संख्या 11 हो चुकी है बढ़कर। नया सदस्य जो है वो इंडोनेशिया है, वो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ध्यान रखेंगे। अभी रिसेंटली हमने जानकारी दिया था। इसके अतिरिक्त क्वाड के बारे में भी ध्यान रखेंगे। ये 4 संगठन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे प्रश्न यहाँ से एग्जाम में आपको देखने को मिले होंगे। नेक्स्ट 5वां प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 16 फरवरी 2025 को किस स्टेडियम में आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया गया।
तो दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में। अतः विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 16 फरवरी 2025 को मेजर ध्यानचंद स्टेडियम नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया गया। अगर इसकी आयोजन तिथि की बात करें, दरअसल 16 को तो इसकी शुरुआत हुई है और ये 24 फरवरी तक ये आयोजित होगा। आगे कुछ और पॉइंट है इस महोत्सव से संबंधित, जैसे कि यह महोत्सव जनजातीय समुदायों की उद्यमिता, हस्तशिल्प, संस्कृति और खान पान तथा वाणिज्यिक जनजीवन को लोगों से परिचित कराना, दुनिया के सामने इसे लाना, ये इसका मूल उद्देश्य है। साथ साथ इसे बढ़ावा देना भी आप बोल सकते हैं, ये इसका मूल उद्देश्य है। अच्छा, इस महोत्सव में या फिर इस उत्सव में इंडोनेशिया और श्रीलंका के प्रतिनिधि मंडल भी शामिल हुए हैं। ये सारी बातें यहाँ से संबंधित है। अच्छा, जनजातीय समुदाय की यहाँ पर बात हो रही है तो कुछ जानकारी और मैं आपको दे दूं। दरअसल अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2024 को झारखंड के हजारीबाग से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया था। कहां से? तो झारखंड के हजारीबाग से। इस अभियान का नाम क्या है? तो धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान या फिर योजना बोल सकते हैं। इस अभियान का उद्देश्य देश भर में जनजातीय समुदाय के लिए व्यापक और समग्र विकास सुनिश्चित करना है। कहीं ना कहीं ये जनजातीय समुदाय के डेवलपमेंट पर ही केंद्रित है, उनके उत्थान पर केंद्रित है। ये आप यहाँ पर देख रहे हैं। अच्छा, तस्वीर में जिन्हें आप देख रहे हैं ये बिरसा मुंडा की एक तस्वीर है। प्रत्येक वर्ष दरअसल आपको ये ध्यान रखना है 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये सारी बातें ध्यान रखने योग्य है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। छठा प्रश्न है कि ब्रिटेन सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में मानद नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर है एन चंद्रशेखरन। अतः विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में 14 फरवरी 2025 को ब्रिटेन ने टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को मानद नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया है, जिन्हें आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ बात और है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए ये टाटा सन्स या फिर टाटा सन्स समूह के चेयरमैन हैं वर्तमान में, तो इन्हें अभी हाल ही में ये सम्मान से सम्मानित किया गया है। अच्छा, क्यों सम्मानित किया गया है? तो आपको बता दूं यह सम्मान उन्हें जो मिला है तो ये ब्रिटेन भारत व्यापार संबंधों में जो उनकी उत्कृष्ट सेवाएं हैं उनके लिए ये सम्मान उन्हें दिया गया है। दरअसल इस सम्मान की स्थापना की बात करें तो 1917 में स्थापित यह सम्मान ब्रिटिश राजतंत्र द्वारा विदेशी नागरिकों को दिया जाने वाला एक प्रकार से सर्वोच्च सम्मान है। और इसमें ये कैटेगरी ये है जो कि ब्रिटेन और भारत या फिर ब्रिटेन भारत व्यापार संबंधों में उनके योगदान का मान्यता देता है, योगदान को मान्यता देता है। या फिर अगर जो कोई अन्य देश के होंगे तो ब्रिटेन और उस देश के व्यापार संबंधों में योगदान देने वाले शख्स को ये सम्मान दिया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। यहाँ पर भारत वाले केस में हमने लिखा है ब्रिटेन भारत। ठीक है, अब यहाँ पर अगले प्रश्न पे जाने से पहले आपको एक जानकारी दूं। दरअसल बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन पे 71वीं बीपीएससी के लिए जो कोर्स संचालित है, इस कोर्स में एक नया अपडेट हुआ है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि हमारा 2024 का जो ईयरली करंट अफेयर्स का मैगजीन है वो वहाँ पर लॉन्च कर दिया गया है। आप अगर कोर्स लिए हुए हैं तो अपने कोर्स से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, यही वाला वो ई बुक है। अगर आप कोर्स नहीं लिए हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो एप्लीकेशन पे ई बुक और पीडीएफ करके एक सेक्शन होगा होम पेज पर ही, आप वहाँ से जाकर इसको परचेज कर सकते हैं। अच्छा, एक जानकारी यहाँ पर मैं आपको देने वाला हूँ। इस कोर्स में, यही वो कोर्स है 71वीं बीपीएससी के लिए, ये इसके बेनिफिट है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें कोर्स में जो चीज़ें मिल रही है तो इसके अतिरिक्त जो करंट अफेयर्स के डेली क्लास करते हैं ये भी आपको इसी में इंक्लूड किया गया, इसी में आपको मिल जाता है। अलग से आपको करंट अफेयर्स का कोर्स नहीं लेना पड़ेगा। और 71वीं बीपीएससी की तैयारी में जो लोग लगे हुए हैं उसको इस कोर्स में टेस्ट सीरीज भी मिलने वाला है। ठीक है, इस कोर्स में एक शानदार ऑफर आप सभी के लिए है। आप एप्लीकेशन पे जाइए, पेड कोर्स में जाइए, आपको ये वाला बीपीएससी का कोर्स दिखेगा। जब आप कोर्स परचेज करेंगे तो ये वाले कूपन कोड को वहां पर आप लोग अप्लाई कीजिएगा, BM71। आप महज 199 रुपये में 1 वर्ष की अवधि के लिए हमारे तमाम स्टडी मटेरियल, नोट्स, टेस्ट सीरीज आदि का भरपूर आप लाभ उठा पाएंगे। और जो नया पीडीएफ भी लॉन्च हुआ है ईयरली 2024 वाला, वो आपको इसमें निःशुल्क मिल जाएगा। उसमें बिहार स्पेशल एक सेपरेट है, इसके अतिरिक्त एक बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं के संग्रह वाला है, वो सभी आपको इसी मिल जाएगा अलग से। यानी कि अगर आप इस कोर्स लेते हैं तो अलग से आपको कोई भी कोर्स या फिर कोई भी मटेरियल परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। यही 199 में तमाम चीज़ आपको मिल जाएगा। ये सीमित समय के लिए ऑफर है, आप लोग इसका भरपूर लाभ उठाइए।
चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय कंपनी को हाल ही में फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर है एनटीपीसी, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को, एनटीपीसी को भी हाल ही में सम्मानित किया गया है। आपको बता दूं यहाँ पर कि एनटीपीसी लिमिटेड को संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया यानी कि UNGCNI द्वारा फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए आगे अगर हम बात करें, एनटीपीसी लिमिटेड को ये जो पुरस्कार मिला है ये जल संरक्षण और साथ साथ सतत जल प्रबंधन में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 13 फरवरी 2025 को ये अवार्ड चेन्नई में प्रदान किया गया। ये दो कैटेगरी ध्यान रखेगा। ये पुरस्कार जो एनटीपीसी को मिला है जल संरक्षण और सतत जल प्रबंधन के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार एनटीपीसी की पर्यावरण संरक्षण, जल संसाधन प्रबंधन, साथ साथ हरित ऊर्जा के प्रति जो उनकी प्रतिबद्धता है उसको दर्शाता है। और कहीं ना कहीं इन सारे वजह मतलब यही सारा रीजन रहा जो कि इन्हें सम्मानित किया गया है। अच्छा, एनटीपीसी को लेकर एक बात ये ध्यान रखिएगा, वर्तमान में एनटीपीसी की जो स्थापित ऊर्जा क्षमता है या फिर जो स्थापित ऊर्जा उत्पादन क्षमता ये 77 गीगावाट से अधिक है, जैसे कि 2032 तक 60 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य भी रखा है। मतलब ये एनटीपीसी का लक्ष्य है 2032 तक 60 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित किया जाएगा। तो ये नवीकरणीय ऊर्जा आदि को लेकर हमने कई बार डिस्कस आपके साथ पहले भी किया है, लेकिन यहाँ पर इस कड़ी में कुछ और चीज़ों का हम जिक्र करेंगे। देखिए एनटीपीसी की स्थापना को लेकर हमने देखा कि कई बार ये बहुत आसान सा है जरूर, लेकिन कई बार अगर आपको मालूम नहीं रहता तो ये प्रश्न जो है वो आपका गलत हो जाता है। देखिए एनटीपीसी यानी कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, शॉर्ट में से एनटीपीसी कहा जाता है। यह भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा समूह है। इसकी स्थापना वर्ष 1975 में भारत में विद्युत विकास को गति देने के लिए की गई थी। ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान। अच्छा एक बात और, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार को लेकर हमने जानकारी दिया था, उसमें हमने चर्चा किया था बरौनी ताप विद्युत केंद्र के बारे में, जहां पर सर्वश्रेष्ठ उद्योग के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये सारी बातें पिछले मतलब वर्षों में हमने आपको दिया था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है समय से पर इस तरह की चीज़ों के लिए अपडेट आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप अपडेट नहीं रहेंगे, चीज़ों को रिवाइज नहीं करेंगे, तो खास करके करंट अफेयर्स में फिर कहीं ना कहीं ये आपको नुकसानदेह साबित हो जाएगा। क्योंकि करंट अफेयर्स की यही खासियत है, रिवीजन देते रहेंगे तो इसमें ज़्यादा जोर देने की आवश्यकता नहीं है। बस चीज़ें अपडेट होती रहेगी, याद होती रहेगी और एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगी। ठीक है, तो रेगुलर वे में पढ़ाई जरूर करें, डेली बेसिस पर आप लोग क्लासेस को फॉलो करें। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहाँ 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया? अभी हाल ही में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया है प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, जहां पर कुंभ का आयोजन किया गया है। ठीक है, महाकुंभ के एक्चुअली में। तो विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि हाल ही में 16 से लेकर 18 फरवरी 2025 तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां पर 200 से अधिक प्रवासी और स्थानीय पक्षियों की प्रजाति का समागम देखा गया। ये आयोजन कहाँ पर किया गया है, ये यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है। आइए कुछ और जानकारी है पक्षी महोत्सव को लेकर ही, जो एक्चुअली हाल ही के दिनों में हमने बतलाया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल इस प्रश्न में इतनी जानकारी यहाँ पर है। एक एक्स्ट्रा पॉइंट है कि पिछले साल 28 से लेकर 30 जनवरी 2024 तक ये चौथा राष्ट्रीय चिल्ला पक्षी महोत्सव उड़ीसा में आयोजित किया गया था। ये चौथा संस्करण था चिल्ला पक्षी महोत्सव का, जो कि उड़ीसा में आयोजित हुआ था पिछले साल जनवरी महीने में। बिहार के संदर्भ में भी यहाँ पर 1-2 पॉइंट आपके समक्ष है। देखिए ये वाला पॉइंट है कि बिहार में 15 से लेकर 17 जनवरी 2021 तक पहला पक्षी महोत्सव, जिसे कलरव नाम दिया गया था, ये जमुई के नागी नकटी में आयोजित किया गया था। जो एक्चुअली नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य है, ये 2 अलग अलग है, यहीं पर ये आयोजित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर यह है, हाल ही में 17 से 19 फरवरी 2024 तक बिहार के जमुई जिले के नागी पक्षी आश्रमी में 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया था। तो ये बिहार से संबंधित पक्षी महोत्सव की बात हुई। अच्छा, यहाँ पर ये जिस पक्षी को आप देख रहे हैं इस तस्वीर में से, ये गौरैया है, और आपको मालूम है ये बिहार की राजकीय पक्षी है।
अच्छा, इसी से संबंधित एक पॉइंट ये भी राइज यहाँ पर हो जाता है, हालाँकि बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए 11 से लेकर 20 नवंबर तक जो राजगीर में नया खेल अकादमी बनकर तैयार हुआ, यहाँ पर जो महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, ये एक तो बिहार के इतिहास में पहली बार था जब इसका आयोजन हुआ था। इसको लेकर बाकायदा डिटेल जानकारी हमने आपको दिया है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि इसका जो शुभंकर था, मतलब इस प्रतियोगिता का शुभंकर था गुड़िया, जो कि ये बिहार की राजकीय पक्षी गौरैया से ही प्रेरित था। ये बातें यहाँ पर इसीलिए हमने आपको रिकॉल कराया है ताकि आपको ध्यान रहे। अच्छा, ये जो अभी रिसेंटली पीडीएफ जारी हुआ है उसमें भी आपको इस खास करके महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी से संबंधित वो पूरी विस्तृत जानकारी आपको मिल जाएगी डिटेल में। उस पीडीएफ में भी हमने डाल दिया है। उसमें आपको बहुत चीज़ें मिलने वाली है। टेस्ट सीरीज मिल जाएगा करंट अफेयर्स का, जो कि 20 टेस्ट है। फिर इसके अतिरिक्त बिहार जीके का भी टेस्ट आपको मिल जाएगा। वो तमाम चीज़ें आप उसके माध्यम से देख पाएंगे, पढ़ पाएंगे, तैयारी को बेहतर बना पाएंगे। ठीक है। अच्छा, पक्षी महोत्सव जो बिहार में आयोजित हुए हैं वो यहाँ पर उसका वर्णन हमने कर दिया है। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है कि हालिया लिखित पुस्तक द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ये पुस्तक हाल ही में लिखी गई है। राइट आंसर है अरुण शौरी, अतः विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला 10वां प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है कि सैम नुजोमा, जिनका हाल ही में 95 वर्ष की आयु में निधन हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। सैम नुजोमा जो कि अभी हाल ही में 95 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है, वे किस देश के प्रथम राष्ट्रपति थे? तो आपको बता दूं इसका राइट आंसर होगा नामीबिया। वे नामीबिया के प्रथम राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। तो ये प्रश्न है कि हाल ही में 12 फरवरी 2024 को मित्रा यानी कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रैकिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म किनके द्वारा लॉन्च किया गया है? या फिर शॉर्ट में कहें तो मित्रा नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म किनके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर होगा सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। आप यहाँ पर मित्रा का जो फुल फॉर्म है ये जरूर ध्यान रखिएगा। 12वां प्रश्न है कि हालिया जारी विश्व बैंक की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 के अनुसार जो हाल ही में आई है, इसमें भारत 139 देशों में से कौन से स्थान पर है? तो इसमें भारत 139 देशों में से 38वें स्थान पर है। अतः विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस बिहारी को हाल ही में यानी कि नवंबर 2024 में, अच्छा यहाँ पर देखिए वही प्रश्न रिपीट हो गया है, मध्य प्रदेश से पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर एक्चुअली पंकज त्रिपाठी था। ये अभी हम आपको बतला रहे थे, ये वही प्रश्न यहाँ पर रिपीट हुआ है। लेकिन एक बात यहाँ पर मैं इसी प्रश्न से रिलेटेड आपको मैं पूछ रहा हूँ। इस वर्ष 2023 में, ध्यान दीजिएगा 2023 नहीं बल्कि इस वर्ष 2025 में बिहार का कौन सा स्थापना दिवस मनाया जाएगा? ये एक्चुअली मैं यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पर प्रश्न है कि इस वर्ष 2025 में 22 मार्च को बिहार का कौन सा स्थापना दिवस मनाया जाएगा? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अच्छा, इस ऑफर को लेकर जो जानकारी हमने दिया था, आप इस कूपन कोड का इस्तेमाल करते हुए इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं, जहां पर भरपूर बेनिफिट आपको मिलेंगे। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।